Hey guys, this is CS सागर Kasset. Welcome you all to the marathon revision exam revision series. जो भी नाम देना है दे दो बेटा. For your chapter number 7 CA intermediate के मॉड्यूल के हिसाब से ऑडिट सैम्पलिंग का चैप्टर. बट दिस वीडियो इज कंप्लीटली रिलेवेंट फॉर द सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज ओल्ड कोर्स आईपीसीसी स्टूडेंट्स. आर यू गाइस गेटिंग? चलो बेटा, ऐसे 530 के साथ रिवीजन करेंगे एकदम बढ़िया से ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में. मुझे सबसे पहले बता दो बेटा एक चीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि भैया अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं रिवीजन वाले, मैं कुछ चैप्टर्स के ऑलरेडी डाल चुका हूं तो वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सेकंड थिंग, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, एज वेल एज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज आपको आगे आने वाले बहुत सारे बढ़िया वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता जाएगा सही से. चलो बेटा, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम वी आर जस्ट मूविंग टू द चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैम्पलिंग का रिवीजन. बेटा ऐसे 530, सबसे पहले नंबर याद रखना 530 530 530 530. सर 520 किसका था? अरे वो तो एनालिटिकल प्रोसीजर का था, ऐसे ही बोल दिया. चलो आ जाओ मेरे साथ, ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे. सर ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या होता है बच्चा? एकदम सिंपल चीज है. अगर आपको पता है कि मेरा ये रेवेन्यू का जीएल है, मान लो ये रेवेन्यू का जीएल के सभी ट्रांजेक्शन है. अभी ये सर मान लो इसमें कोई 5000 ट्रांजेक्शन है, मैंने बोला ये 5000 ट्रांजेक्शन का मैंने बाइफिकेशन किया बेस्ड अपॉन नेचर, तो स्ट्रेटिफिकेशन किया. आर यू गाइस गेटिंग? अलग अलग डेटा में बाइफिकेशन किया सर. जैसे कि मेरा रेवेन्यू का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू मैंने अलग से कर दिया, उसके बाद डोमेस्टिक रेवेन्यू मैंने अलग से कर दिया, उसके बाद सर एक्सपोर्ट में रिलेटेड पार्टी का अलग से कर दिया, नॉन रिलेटेड पार्टी का अलग से कर दिया. एंड सेम थिंग सर डोमेस्टिक में भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी को अलग से कर दिया, और यहां पर भी नॉन आरपीटी को सर अलग से कर दिया. ऐसे मैं अलग क्यों करता हूं? ताकि मुझे सैंपल जो भी मिले वो सर अच्छे तरीके से मिले. आर यू गाइस गेटिंग? अरे बोलो मुझे. चलो मैंने बोला कि ये 5000 ट्रांजैक्शंस में से डोमेस्टिक वाले थे सर 3500. अरे एक मिनट रुक जाओ. हाँ, डोमेस्टिक वाले थे 3500, ये थे 1500 ट्रांजैक्शन. जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. 3500 में से आरपीटी के थे मान लो 500 ट्रांजैक्शंस, और नॉन आरपीटी थे 3000 ट्रांजैक्शंस. इधर आरपीटी के थे 300 ट्रांजैक्शंस, इधर थे 1200. आर यू गाइस गेटिंग? अरे मैं क्या बोल रहा. अभी इसके बाद में क्या हो रहा है देख लो बेटा, कि ये जो भी मेरा डेटाबेस है, सबसे पहले मेरा रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन इज व्हाट माय डेटा सेट, पूरा डेटा सेट रेवेन्यू का जीएल. ये जीएल में 5000 ट्रांजैक्शन है, इसका मैंने बाइफिकेशन करके मैं पॉपुलेशन जिसको बोलूंगा वो रहेगा मेरा ये पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3 एंड पॉपुलेशन 4. सर ये डेटा सेट एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस आया? एब्सोल्युटली यस. क्योंकि आपको समझ गया बेटा, ताकि सैंपल्स जो निकलेगा वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बने. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. एंड मैं अगर सर डायरेक्ट 5000 ट्रांजेक्शन पे सैंपल करता, मान लो मेरा डोमेस्टिक का कोई नॉन आरपीटी वाला ट्रांजेक्शन आया ही नहीं सैंपल में, तो क्या गारंटी सर जो वो पॉपुलेशन सैंपल मेरे पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता. इसीलिए मैंने नेचर वाइज उसको बाइफिकेट कर दिया, स्ट्रेटिफाई कर दिया, एंड फिर मैंने बोला सर मैं अलग अलग नेचर के इस पे पॉपुलेशन कंसीडर करके इस पे सैंपलिंग रन करूंगा. तो जब मेरा सैंपल रन होगा तो क्या बोलता है कि सर इस पे अलग से सैंपलिंग, इस पे अलग से सैंपलिंग, इस पे अलग से, इस पे अलग से. अरे गाइस गेटिंग? अरे बोलो मुझे एकदम बढ़िया से. यस, मेरे साथ बोलना है. रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे फिर भी बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सर ये जो सैंपलिंग करना मतलब क्या? सर सैंपलिंग करना मतलब सिंपल मीनिंग हुआ कि ये जो 500 ट्रांजैक्शन है पूरे 500 ट्रांजैक्शन को टेस्ट ना करो, पॉसिबल ही नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन. एंड दैट्स वाई सर ये 500 में से कोई ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, मान लो 10. ये 3000 में से कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, मान लो 20. सर 500 में से 10, 3000 में से 20, ऐसा क्यों? अरे वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क पे. आरपीटी में रिस्क ज्यादा होता है, नॉन आरपीटी में कम होता है, तो मैंने आरपीटी में ज्यादा ले लिया, प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहा. समझ लो 300 में से मैंने लिए सर मान लो 5, यहां 1200 में से मैंने लिए 25. आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहा है. और ये सभी सैंपल जो सिलेक्ट किए, ये सैंपल्स का मैं टेस्टिंग करूंगा भैया, समझ रहे हो. तो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग माय ऑडिट प्रोसीजर ऑन लेस देन 100% एटम्स इन द पॉपुलेशन, उसको बोलूंगा मैं ऑडिट सैंपलिंग. समझ गए? चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ मीनिंग पे. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. क्या बोले? वो एक ऑडिट प्रोसीजर का एप्लीकेशन है टू लेस देन 100% ऑफ एटम्स. 100% ऑफ एटम्स से कम वाले स्पेसर एटम्स पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रिलेवेंस सच दैट ऑल सैंपलिंग यूनिट्स
हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। सभी सैंपलिंग यूनिट्स को, मुझे बोला सैंपलिंग यूनिट क्या हुआ भैया, ये सैंपलिंग यूनिट्स ये हुए 500, 3000, 300, 1200, समझे, ये पूरे हुए सर सैंपलिंग यूनिट्स। अब ये सैंपलिंग यूनिट्स को सबको चांस मिला सर। ये जब मैं 500 पे 10 सिलेक्ट किया तब ये सभी को अपॉर्चुनिटी मिला। मुझे बोलो 500 एटम्स का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ सिलेक्शन का, सर 1/500 इज द प्रोबेबिलिटी। सबका सेम प्रोबेबिलिटी, सबको सेम सिलेक्शन मिला, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अभी सर इक्वल चांस एंड चांस ऑफ सिलेक्शन बोथ आर डिफरेंट। जब मैं बोलूं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्या बोला, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अगर आएंगे हम टाइप्स पे, मैं रिवीजन कर रहा हूं इसलिए मैं कोई भी किधर भी बात घुसा सकता हूं। अभी सब पढ़ाई हो चुकी है आपकी। आर यू गाइस गेटिंग? जिसने पढ़ा नहीं है उसने वीडियो नहीं देखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं वीडियो बंद कर दो, कुछ नहीं समझेगा बोलेंगे मुझे गालियां देंगे, इसको समझाते नहीं आता, सिखाते नहीं आता, समझ रहे हो। जिसकी पढ़ाई हो चुकी है वही बच्चा वीडियो देखेगा, बिकॉज मैं कहीं से भी यहाँ पे लिंकिंग बिठाऊंगा अभी। आर यू गाइस गेटिंग? सर जब मैं रैंडम सैंपलिंग बोला, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो तब मैं वर्डिंग यूज करूंगा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तब रहेगा 1/500। सर सिंपल सैंपलिंग बोलूं फिर वो रैंडम नहीं सर, मॉनिटरी भी आएगा, तो इन दैट केस में पूरा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं बोल सकता सर, सिर्फ चांस ऑफ सिलेक्शन बोलूंगा। बिकॉज हर एक एटम का प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का अलग रहेगा। क्यों? बिकॉज उसमें और कोई एट्रीब्यूट्स आते हैं। जब मेथड्स का डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर। चलो आ जाओ मेरे साथ। In order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw the conclusions about the entire population, ये तो सिंपल सी बात है। क्यों कर रहे हैं सर? एक रीजनेबल बेसिस पे सिलेक्शन करना है ताकि पूरे पॉपुलेशन पे अपना ओपिनियन जाए, कंक्लूजन ड्राफ्ट करें। आर यू गाइस गेटिंग? सर जब मैं 10 सैंपल टेस्ट कर रहा हूं तो कंक्लूजन 500 पे दूंगा। यस बेटा, यस एब्सोल्युटली। 10 का टेस्टिंग करके 500 पे कंक्लूजन। सर 20 का टेस्टिंग करके 3000 पे कंक्लूजन, 5 का टेस्टिंग करके 300 पे कंक्लूजन, 25 का टेस्टिंग करके 1200 पे कंक्लूजन, सब चारों का कंक्लूजन मिला के पूरे रेवेन्यू पे कंक्लूजन। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहा। चलो ये था मेरा मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। नेक्स्ट सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है इसका, मतलब किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन सर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, जब पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं तो किस बात का टेस्टिंग होगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के P&L में दिख रहा है भाई 5000 करोड़ का रेवेन्यू है, एंड आप जब पॉपुलेशन लिए, सब पॉपुलेशंस मिला के, मान लो 4 अलग अलग ऐसे नेचर वाइज पॉपुलेशन किए, एंड सभी चारों पॉपुलेशंस को मिला के रेवेन्यू का अमाउंट बना सर मान लो कुछ 4880 करोड़। भाई 120 करोड़ का पॉपुलेशन के बैंड बजा दी आपने, समझ रहे हो? तो वो कंप्लीट नहीं है। तो यू शुड हैव द कंप्लीट पॉपुलेशन। क्यों? बिकॉज आप जब वो पूरे चारों पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल के टेस्टिंग करोगे तो आपका ओपिनियन जाएगा, कंक्लूजन जाएगा 4880 करोड़। बट भाई आपका P&L स्टेटमेंट में 5000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 120 करोड़ का तो टेस्टिंग ही नहीं हुआ। तो 120 करोड़ को फिर से आपको सिलेक्ट करके सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपने पहले झोल कर दिया तो। समझ रहे हो? जब बच्चा ये तुम प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे तब पता लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो? चलो, तो कंप्लीट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड रिलायबल भी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए पॉपुलेशन। समझ रहे हो? इसके लिए अपन क्या करते हैं सर? ऑडिट एविडेंस का चैप्टर याद कर लो, अपन करते हैं सोर्स डेटा का टेस्टिंग, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी का। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? चलो आ जाओ मेरे साथ। सैंपलिंग क्या अप्रोचेस? बेटा 2 अप्रोचेस रहते हैं, एक रहता है स्टैटिस्टिकल, एक रहता है नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल नाम से ही पता लगता है सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होने वाला है। नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब जिसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं सर मेरे प्रोबेबिलिटी से वगैरह। तो स्टैटिस्टिकल में 3 पॉइंट्स याद रखोगे। सबसे पहला, ये एक ऐसा अप्रोच है सैंपलिंग का जिसमें रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग होता है। सेकंड, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होता है, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट द सैंपल रिजल्ट्स। एंड थर्ड चीज, ये जो यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होएगा ये इंक्लूड करेगा मेजरमेंट ऑफ द सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क माने क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सैंपलिंग रिस्क का। फटाफट से सर एकदम बढ़िया से रिवीजन करनी है। जिसको स्पीड ज्यादा लग रहा है उसने स्पीड कम कर लेना है, जिसको स्पीड कम लग रहा है उसने ज्यादा कर लेना है। समझ रहे हो? सैंपलिंग रिस्क क्या बोल रहा मैं सर? सैंपलिंग रिस्क बोला तो ये एक ऐसा रिस्क होता है जो बोलता है कि सर सैंपल सिलेक्ट करने से मेरा अप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं जाएगा, सैंपल सिलेक्ट करने से जो कंक्लूजन जाएगा सर वो मेरा कुछ अलग ही हो रहा है सर। समझ रहे हो? तो एक बार फिर से हम आएंगे सैंपलिंग रिस्क पे, अभी तक समझ लो इतना चीज। तो 3 चीजें याद रखनी है मेरे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में। पहला चीज अप्रोच जो मेरा रैंडम सिलेक्शन ऑफ एटम्स बोलता है। सेकंड, इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज होता है। एंड थर्ड चीज सर जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होता है वो इंक्लूड करता है मेरा क्या? मेजरमेंट ऑफ सैंपल रिस्क। समझे? ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के जो भी सर आएगा उसको बोलेंगे नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्या बोला? नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन अबाउट 3।
तो उसको क्या बोले, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। समझ रहे हो, कोई भी अप्रोच फॉलो करो जिंदगी में, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सैंपल सिलेक्टेड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। मार्क कर लो मेरे तरफ से ये BER क्वेश्चन, बिफोर एग्जाम रिवीजन। जो बच्चा एग्जाम के पहले दिन देख रहा है उसके लिए तो ये पहले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, अभी से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। जो एग्जाम के काफी दिन पहले देख रहा है बेटा रिवीजन करने के लिए, तो ये वीडियो, ये क्वेश्चन को मार्क कर देना कॉन्सेप्ट को, एंड ये एग्जाम के पहले दिन देखना, इसके लिए मैं मार्क करता हूँ BER, बिफोर एग्जाम रिवीजन। वो 1.5 दिन के रिवीजन में, 2 दिन के रिवीजन में ये क्वेश्चन करना है। चलो आ जाओ मेरे साथ। ये क्वेश्चंस के आंसर सर, ये क्वेश्चन मतलब क्या आएगा भैया, बोलेंगे आपको एक्सप्लेन करो ये स्टेटमेंट, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ भी केस सिनारियो में घुसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। फिर इसके आंसर्स यानी कैसे मिलेंगे भैया, मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, मेरे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो डायरेक्टली जाओ उसके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे वीडियो खत्म होएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप पे चेक कर लो, फटाफट से वो क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक पूरा मिल जाएगा, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। समझ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या सर फीचर, क्वेश्चन बैंक माने कुछ नहीं सर, सब लोग कंपाइल ही करते हैं, RTP इधर से सबका कंपाइलेशन रहता है। यस एब्सोल्युटली, आई डू एग्री विद दैट, मैंने भी वही किया, बट मैंने और एक चीज एक्स्ट्रा की उसमें, सिर्फ मैंने जो भी आंसर है उसके सभी हाईलाइटेड कीवर्ड्स के, जैसे यहाँ पे मैंने हर एक आंसर में किए हुए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट में जैसे कीवर्ड्स हाईलाइट किए वैसे मैंने क्वेश्चन एंड आंसर बैंक में भी किया हुआ है। सो वो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट। Factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan. Very important, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो मेरे साथ। क्या बोलता है कि सर जब मैं बोलता हूं कि मुझे सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्टिंग करना है ऑडिट का, मैं जो ऑडिट परफॉर्म करूंगा वो सैम्पलिंग बेसिस पे करूंगा, तो सर सैम्पलिंग बेसिस पे कितना करूंगा, हाउ मच आई शुड परफॉर्म बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, हाउ मच आई शुड परफॉर्म बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, ये डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स ये 5 है। आज समझ रहे हो, अरे बोलो मुझे फटाफट। पहला फैक्टर सर, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा साइज ऑर्गेनाइजेशन का उतना सर ज्यादा सैम्पलिंग पे टेस्टिंग रहेगा। सेकंड, स्टेट ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या बोले कि इंटरनल ऑडिट कंपनी का हुआ है या नहीं हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग सर, अगर इंटरनल ऑडिट हुआ है मतलब पहले ही सर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इन्होंने कंट्रोल में आ चुकी है, तो मान लो सर अपना सैम्पलिंग बेसिस पे कम किया तो भी चलेगा और बाकी की चीजें करो। सर कम करना मतलब नॉर्मल से कम, स्टैंडर्ड जितना रिक्वायर करता है उससे कम। नो बेटा, नो नो नो, इट इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। नॉर्मल से कम नहीं बोल रहा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा जो करते हैं ना उस पे सर थोड़ा कंट्रोल कर लो। समझ रहे हो, आर यू गाइस गेटिंग। तो आप जब प्रोफेशनल जजमेंट बिठाओगे तो इज्जत में ध्यान रखना ये चीजें। पहला चीज अपने ध्यान रखा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चीज देखा इंटरनल ऑडिट हुआ है कंपनी का या नहीं हुआ। थर्ड चीज देखना है सर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी के है, जो मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कितना एडिक्वेसी है एंड रिलायबिलिटी है, मैं भरोसा रख सकता हूं क्या। सर जो बंदे बना रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कितने क्वालिफाइड बंदे हैं, उनका कॉम्पिटेंसी कितना है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीजें देख के आप करोगे एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स। नेक्स्ट, टॉलरेबल एरर रेंज। टॉलरेबल एरर माने क्या होता है सर, एक ऐसा रेंज होता है कि जहां तक की गलतियां आप टॉलरेट कर सकते हो, सहन कर सकते हो, बट उसके ऊपर चले गए तो उसको सहन नहीं कर सकते सर, ये टॉलरेबल एरर। फिर मटेरियलिटी में डिफरेंस क्या है, टॉलरेबल एरर सर एंटिटी का होता है कि एंटिटी को कुछ गलती लगी, भाई 2 रुपए की गलती एंटिटी रेक्टिफाई करने में टाइम वेस्ट करेगा, नो सर। तो ये जो लेवल था, एंटिटी बोलता है 2000 रुपए तक गलती हुई तो हम भी छोड़ देते हैं, हम भी रेक्टिफाई नहीं करते, तो 2000 का उनका लेवल हुआ टॉलरेबल एरर का लेवल। सर फिर मटेरियलिटी ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से आता है फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। आर यू गाइस गेटिंग। जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया तो उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो मटेरियल है या नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए मटेरियलिटी आएगा। टॉलरेबल एरर इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड कि भैया वो कितनी गलतियां छोड़ रहे हैं। समझ रहे हो, आर यू गाइस गेटिंग। एंड जब मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से टॉलरेबल एरर दिखूंगा तो मैं बोलूंगा कि भैया मैनेजमेंट जितनी गलतियां छोड़ता है मैं वहां तक टॉलरेट कर सकता हूं क्या। आर यू गाइस गेटिंग, समझ रहा है। तो टॉलरेबल एरर रेंज देखना पड़ेगा कितना ज्यादा है। सर एरर रेंज बहुत ज्यादा रहा तो सर क्या करेंगे, फिर सैंपल कम हो जाएगा। एरर कम हुआ, टॉलरेबल एरर का लेवल कम है, सैंपल ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। भैया रिलायंस एंड डिजायर्ड कॉन्फिडेंस दोनों में डिफरेंस है। रिलायंस माने सर मैं कितना भरोसा रख रहा हूं, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस मतलब मुझे कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए,
मुझे कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब भी मैं ओपिनियन दूंगा। चलो मान लो मैंने ओपिनियन दे दिया कि ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब कोई झोल नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। सही, ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। दिल पे हाथ रख के बोलो कितना प्रोबेबिलिटी से बोलते हो, कितना कॉन्फिडेंस लेवल से बोलते हो। मैंने बोला भाई मैं कॉन्फिडेंस लेवल पे बोलता हूँ 80%। सर वो बाकी का 20% कहाँ गया? मैंने एक ही वर्ड बोला, इनहेरेंट लिमिटेशन। सर बट ये कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का सर तरीका क्या है? सैंपल्स बढ़ाओ, टेस्टिंग बढ़ाओ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करो। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये ध्यान में रखना है कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। जब मुझे 90% कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं 80% पे नहीं रुक सकता, तो मुझे ज्यादा सैंपल टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब मुझे 90% चाहिए और मैंने ऑलरेडी 95% का सैंपल टेस्टिंग कर लिया है, भाई कोई टेंशन का काम नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहे हो? तो जब मैं सैंपल का डिसाइड करूंगा कितना टेस्टिंग करना है, तो आई विल टेक इनटू कंसीडरेशन कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जिंदगी में कभी नहीं अचीव कर पाओगे, बिकॉज आप 100% टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। टाइमलीनेस का अगेन एक इनहेरेंट लिमिटेशन आता है। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा वो बच्चा मेरा पहले चैप्टर का रिवीजन वीडियो देख लो फटाफट, जिसको ये इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं लिंक हो रहा होगा तो पहले चैप्टर में कवर किया हुआ है। चलो आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट। सर दो अप्रोचेस देखे थे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। उसमें स्टैटिस्टिकल का एडवांटेजेस क्या होता है? माने सर प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत बड़े बड़े नाम ले लिया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एडवांटेजेस क्या है सर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का? एक बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, आरटीपी से भी है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेजेस में पहला वाला, सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ एरिया टेस्टेड। समझ रहे हो कि बोला मैंने सर, मेरे पास एक एग्जाम्पल फटाफट से देख लो, 500 करोड़ का कोई जीएल है। मैं एकदम बड़े बड़े कंपनीज की बात कर रहा, आज मैं एकदम फॉर्म में हूं, आज मुझे सब बड़े कंपनीज की बात करनी है, नहीं लाखों में खेलेंगे नहीं। 500 करोड़ का एक जीएल है, GL1, GL2, ये है सर 700 करोड़ का। सर क्या बातें हो रही, 500 एंड 700 करोड़। मैं बोला एकदम बढ़िया। देख लो GL1 है 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन का, GL2 है 700 करोड़ के ट्रांजैक्शन का। सर 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन में मैंने सैंपल साइज लिया है मान लो 50। समझ रहे हो? मतलब 10 करोड़ के पीछे एक सैंपल लिया तब 50 सैंपल बने। सर तो 700 करोड़ में भी कितना आना चाहिए? 70। जरूरी है क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। यही तो चीज बोलता है कि आपका पॉपुलेशन जितने से बढ़ा एग्जैक्टली उतने प्रोपोर्शन से साइज नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो सर 65 होगा। डेफिनेटली एक चीज याद रखनी है, ये 50 से कम तो नहीं होएगा, ये 50 से कम तो नहीं होएगा, 50 से ज्यादा ही होगा, बट जस्ट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? अरे ये चीज ध्यान में रखना, ढोकलो यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों की। सर ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सैंपल होना चाहिए, तो 50 से ज्यादा होना चाहिए। मैं बोल रहा ना 50 से ज्यादा ही होगा, बट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता तो 70 होता। अभी सर 65, 68, 69, 63, 60, 55। सर ये कैसे डिपेंड करता है भैया? इसके लिए बाकी भी चीजें मैटर करती है ना, कि इन दोनों का रिस्क क्या है। रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैंने बोला इसका हायर है, इसका नॉट हायर है, इन दैट केस इसका लोअर है। तो क्या जरूरत है इसका ज्यादा लेने की? एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। मुझे बोलो ना, समझ रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग? चलो तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। तो ये क्या बोलता है कि जब मैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करता हूं तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करूंगा, तो इन दैट केस भाई मेरा सैम्पलिंग साइज डज नॉट इंक्रीज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू व्हाट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एरिया टेस्टेड। एरिया टेस्टेड का साइज ये वाला था और सैम्पलिंग साइज ये वाला है। आर यू गाइस गेटिंग? सैंपल साइज माने क्या होता है? कितने नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्ट करना चाहते हो, दैट इज योर सैंपल साइज। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर दो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी जिनको भी ऑडिट में काम करना है। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड देयर बाय मोर डिफेंसिबल। मुझे बोलो, आपने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लिया मतलब आप एक कुछ तो बेसिस दे पाओगे। भाई मैंने ये मेथड यूज किया तो मैं कुछ टेक्निकलिटी के बेसिस पे कुछ दिमाग लगा के बात कर रहा हूं। नहीं तो मैंने बोला सर ये रेवेन्यू का मेरा कोई 500 करोड़ का जीएल है और 500 करोड़ के जीएल में मैंने मन में आया सर एक कोई नाम था, मान लो सागर, ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है सर, ये कस्टमर का भी नाम मेरे जैसा ही, चलो मैं इसको सैंपल सिलेक्ट कर लो। क्या मजाक कर रहे हो सर? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ऐसा होता है जब मैं बोलता हूं कि मेरे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग सर, मन में आया ले लिया। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, इसको रैंडम नहीं बोलूंगा, हैप्पैजार्ड बोलूंगा। करेक्ट कर देता हूं, रैंडम नहीं बोलूंगा, हैप्पैजार्ड बोलूंगा। दिल में जो आया वो ले लिया, कोई लॉजिक नहीं। मुझे बोलो मेरे मैनेजर, मेरे पार्टनर ने आके मुझे पूछा भाई ये सागर का सैंपल क्यों लिया तूने, मैं क्या बोलूं? मेरे मन में आया वैसा।
तो कर पाऊंगा प्रूव? नहीं। बट जब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रहेगा तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि सर ये बेसिस था, ये बेसिस के ऊपर मैंने ये सब सैंपल सिलेक्ट किए। समझ रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन। जो बेसिस बोला ना अभी, वो बेसिस किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, किस फैक्टर से बेसिस बनेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बोला प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कितना परफेक्ट, कितना एक्यूरेट चाहिए। प्रिसीजन इज द मोस्ट एक्यूरेट, कोई झोल नहीं सर। समझे? तो ये मेथड स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जब मैं बोलूंगा, इसके जब मेथड्स देखेंगे ना अपन, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ाई किया हुआ है तो और ज्यादा क्लियर हो चुका होगा ऑलरेडी। दिस इज व्हाट आई एम एज्यूमिंग। अगर नहीं भी हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो टेंशन मत लो, जब मेथड्स रिवाइज कर लेंगे तब और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का एडवांटेज है सर कि ये मेथड हमें एक मीन प्रोवाइड करेगा, एक रीजन प्रोवाइड करेगा टू एस्टिमेट द मिनिमम सैंपल साइज। कितना मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए सर ये एस्टिमेट करने के लिए, कि कौन से रिस्क के लिए कितना मिनिमम सैंपल साइज, कौन से प्रिसीजन के लिए कितना मिनिमम सैंपल साइज। समझ रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग? जैसे मैंने अभी बोला आपको, ये हायर रिस्क के लिए भैया, हायर रिस्क के लिए मिनिमम मुझे 50 सैंपल होने ही है। लोअर रिस्क के लिए मिनिमम मुझे 30 सैंपल होने ही है। समझ लो? क्लियर विद दिस? तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में मुझे बनेगा बिकॉज मैं कुछ बेसिस ले रहा हूँ। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का बेसिस लिया, प्रिसीजन लेवल का बेसिस लिया। समझ रहे हो? हैपेसाइड में कुछ बेसिस नहीं लेता भाई, मन में इच्छा हो गई ये जो है ये मेरे एक्स के तो फिर मैं उसका नाम ले लेता हूँ। समझ रहे हो? जिसको कुछ समझा नहीं वो इग्नोर कर दो ये 10 सेकंड। चलो आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे। इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। ओहो सर, ये कैलकुलेटेड रिस्क माने क्या? सर कैलकुलेटेड रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो मैं प्रॉपरली डिटरमाइन किया, दिमाग लगा के डिटरमाइन किया, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सर तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि रॉमम इज अ प्रिसाइज मेजरमेंट। नो बेटा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बट आई एम एबल टू से, आई एम एबल टू प्रूव, आई एम एबल टू एक्चुअली डिपेंड कि भाई ये रिस्क हायर कितना है, ये लोअर कितना है, ये मेरा सिग्निफिकेंट कितना है। समझ रहे हो? तो ये है कैलकुलेटेड रिस्क। तो सर कैलकुलेटेड रिस्क कैसे डिराइव होएगा? बेस्ड अपॉन माय स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। क्यों? बिकॉज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में तो मैं कुछ मेथोडोलॉजी यूज करूंगा ना, कुछ लॉजिक यूज करूंगा, कुछ दिमाग यूज करूंगा, और वो दिमाग तो सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं ना भाई ये मेरे पहचान का नाम है तो इसको ले लो, नहीं ना। तो ये सबके लिए सेम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहेगा। तो इसीलिए वो अपने को कैलकुलेटेड रिस्क डिराइव करने के लिए हेल्प करता है एंड करस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग एरर डिटरमाइन करने के लिए। समझ रहे हो? सैम्पलिंग एरर एंड कैलकुलेटेड रिस्क, दो चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट, इट मे प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डेटा। सही बात है यार। मैं जब बोलूंगा कि मैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहा हूं और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बेसिस पे मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि सर मेरा ऑडिट हो चुका है एंड मैं मेरा कंक्लूजन दे चुका हूं। बट जब मैं नॉन स्टैटिस्टिकल बेसिस पे बोलूंगा तो उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाऊंगा कि सर सब सही है। क्यों? बिकॉज सर नॉन स्टैटिस्टिकल में आपने सबको जो बेसिस दिया वो सही बेसिस नहीं था, बट स्टैटिस्टिकल में सबको सही बेसिस था। क्लियर विद दिस? समझ रहे हो? नेक्स्ट, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन माने क्या? स्ट्रैटिफिकेशन माने सर एक जो पॉपुलेशन है उसको बाइफकेट करो। क्या बोले? डेटा सेट को बाइफकेट करो बेस्ड अपॉन मॉनिटरी वैल्यू। क्या बोले? मॉनिटरी वैल्यू के बेसिस पे उसको बाइफकेट करो। सो बाइफकेट द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा। स्ट्रेटा, हर एक ग्रुप जो बनेगा उसको बोलेंगे स्ट्रेटा। क्या बोले? हर एक ग्रुप जो बनेगा उसको बोलेंगे स्ट्रेटा। देख लो एग्जांपल फटाफट से। जब मैं डाउटफुल डेट्स का टेस्टिंग कर रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का टेस्टिंग करने के लिए, क्या बोले? वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल असर्शन टेस्ट करना है मुझे। वैल्यूएशन का, ट्रेड रिसीवेबल का, डेटर का वैल्यूएशन असर्शन टेस्ट करना है, तो मैं एक टेस्टिंग करूंगा सर मेरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो सही बना या नहीं बना। तो जब मैं प्रोविजन देखना है मुझे तो मैं ये देखूंगा कि डेटर सेजिंग रिपोर्ट, यस एब्सोल्युटली। तो डेटर सेजिंग रिपोर्ट में मैं एज के बेसिस पे बाइफिकेशन किया, स्ट्रेटा किया, ग्रुप्स किया, उसको बोले स्ट्रेटा। हर एक एज ग्रुप। एज मतलब किसका सर? भैया जो मेरा ड्यू है वो कितने दिन से ड्यू है, तो 0 से 30 दिन, 31 से 60 दिन, 61 से 120 दिन, 121 से 180 दिन, मोर देन 180 दिन, जो भी ग्रुप्स करूंगा इसको क्या बोलेंगे भैया? स्ट्रेटा बोलेंगे। सही है। एंड हर एक स्ट्रेटा में से मैं कुछ सैंपल सिलेक्ट करूंगा। क्लियर विद दिस? इसको बोले स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो 20% ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन में मेकअप द 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अकाउंट बैलेंस। द ऑडिटर में डिसाइड्स टू एग्जामिन अ सैंपल ऑफ दीज आइटम्स।
जैसे हम एबी से प्लानिंग करते हैं वैसा दिमाग लगाओगे कि जहां पे जिस स्ट्रेटा में ज्यादा आ रहा है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सैंपल्स टेस्टिंग कर लो, समझ रहे हो। रिस्क जहां पे ज्यादा है उसको टेस्टिंग करो। मैं बोला जब मैं डेटा सेजिंग रिपोर्ट बोलूं तो कहां पे रिस्क ज्यादा, जितना ज्यादा ड्यू उतना ज्यादा रिस्क, प्रोविजन उतना बनना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं बोला भाई कि कोई पैसा है मेरा आने वाला, वो पैसा मोर देन 365 डेज ड्यू है, मेरे डेटा सेजिंग रिपोर्ट में मोर देन 365 डेज के एज के बैलेंस ब्रैकेट में कॉलम में आ रहा है वो अमाउंट, तो भाई वो तो ज्यादा रिस्की हो गया, तो उसको टेस्ट कर। वैसे सर तो इधर से चला जा, जितना ज्यादा ड्यू उतना ज्यादा टेस्टिंग करने का, वहां से टेस्टिंग करने का। एंड जो कम ड्यू वाला है वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं ना, तो उसको बाद में टेस्टिंग कर, समझ रहे हो। तो ये जो टेस्टिंग के सैंपल्स रहेंगे वो सैंपल साइज कहाँ पे ज्यादा रहेगा भाई, ये बड़े वाले जो बैलेंसेस है एंड जो ज्यादा दिन से ड्यू है वो सर ज्यादा सैंपल्स रहेंगे एज कंपेयर टू पहले वाले, समझ रहे हो। क्लियर विद दिस? The auditor evaluates the results of the sample and reaches a conclusion on the 90% of the value separately from the remaining 10%. जो more important है 90% value with the less effort, जो ABC planning में करते हैं exactly वैसा, on which a further sample other means of gathering audit evidence will be used and on which it may be considered material. 10% जो छोटा छोटा बचा हुआ है, एक तो उसमें से कोई सैंपल टेस्ट कर लो, नहीं तो सर अगर वो इमटेरियल अमाउंट रहेगा तो उसको छोड़ भी दे सकते हो, ठीक है। चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन। सैंपलिंग कैसे करोगे सर, जब हम बोले स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग तो उसका पहला एग्जांपल आ गया रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में दो रहते हैं बेटा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्या बोले, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जब मैं रैंडम सैंपलिंग बोलूं तो ध्यान में रखना ही नॉन चांस ऑफ सिलेक्शन रहेगा, बट जब मैं बोलूं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो इसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहेगा। याद है आपको, मैंने सैंपलिंग में ही बोला था कि हैविंग अ चांस ऑफ सिलेक्शन, सिर्फ चांस ऑफ सिलेक्शन है, कितना है, इक्वल भी रह सकता है, नॉन इक्वल भी रह सकता है। जब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहेगा तो वो मेथड रहेगा आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग, समझ रहे हो। क्लियर विद दिस? मुझे बोलो ना एकदम अच्छे से। सर तो ये कैसे परफॉर्म कर दिया भाई, सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल है, सही है, एक्सेल में भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो बना के कस्टमाइज रहेंगे, आपको खुद को बनाने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल रहता है, सही है। अभी मैंने बोला कि सर ये जो करना है सिंपल रैंडम टेबल जनरेटर, आपको यूट्यूब गूगल पे जाके देख लो, मिल जाएंगे काफी सारे वेबसाइट जहां पे आप कर सकते हो ये यूज। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में एक ऐसा मेथड है जहां पे ईच यूनिट ऑफ द होल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो अभी तक हमने बातें की ना कि पॉपुलेशन को, पूरे पॉपुलेशन को सर स्ट्रेटा में बाइफर्केट करो और हर एक सेपरेट ग्रुप जो रहेगा ये, इसको स्ट्रेटा बोलेंगे। ये स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा, समझे। तो ये पूरे पॉपुलेशन को मैंने बाइफर्केट किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, बेस्ड अपॉन इट्स नेचर, बेस्ड अपॉन इट्स एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड अपॉन द वैल्यूज, समझे, बेस्ड अपॉन वैल्यूज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फिर हर एक इसमें से मैंने कुछ सैंपल सिलेक्ट किए, हर एक इसमें से सैंपल सिलेक्ट किए, इसमें से 2 सैंपल्स, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 4, कुछ भी आपकी मर्जी ना। तो सर ये जो सैंपल्स आए इसको बोला मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। Are you guys getting? चलो फटाफट से देख लो। This method involves dividing the whole population to be tested in few separate groups called as the strata and taking a sample from each of them. हर एक strata से sample लोगे। Divide the samples in a separate groups strata of a monetary amounts and select the random samples from each group. सही है, हर एक sample से, हर एक group से सर sample उठा लो, इसको बोले stratified sampling. नेक्स्ट इंटरवल सैंपलिंग। इंटरवल सैंपलिंग सिंपल सी बात है, क्या बोलता है एग्जांपल से समझ लो। सर मैंने बोला कि मैंने, मान लो मेरे इसमें 500 ट्रांजैक्शन है, ओके, और मुझे सैंपल्स कितने चाहिए, कोई जीएल है, पॉपुलेशन है, जीएल छोड़ दो, जीएल नहीं मैं पॉपुलेशन बोलता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, पॉपुलेशन से सैंपलिंग करेंगे ना। चलो सर पॉपुलेशन में 500 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब ये 500 ट्रांजैक्शन में से मुझे सैंपल साइज कितना है, मेरा सैंपल साइज है मान लो 10। तो सर पॉपुलेशन का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 500 डिवाइडेड बाय 10, सैंपल साइज बिकम्स योर व्हाट, सैंपलिंग इंटरवल। इसको बोलते हैं सैंपलिंग इंटरवल, समझ रहे हो। सर इसका मतलब क्या हुआ, सैंपलिंग इंटरवल का मतलब क्या हुआ, वो बोलता है एवरी 58th ट्रांजैक्शन, जो भी सैंपलिंग इंटरवल रहेगा, एवरी 58th ट्रांजैक्शन नाउ टू बी सिलेक्टेड एज द सैंपल। तो सर मैंने क्या किया, ये 500 ट्रांजैक्शंस को कुछ बेसिस पे मैंने बाइफर्केट मतलब सॉर्टिंग कर दिया,
फिल्टर लगा के सॉर्ट कर दिया सर पूरे ट्रांजेक्शन्स को, आइदर बाई वे ऑफ डेट से सॉर्टिंग कर दो, डेट से सर 1 अप्रैल से ट्रांजेक्शन शुरू हुए 31 मार्च तक, डेट के बेसिस पे करो, सही है, या किसी कस्टमर के नेम पे बेसिस पे करो, बट दिस विल बी मेजरली बेस्ड अपॉन द डेट। मोर प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, मोर प्रॉपर सैंपल सिलेक्शन होगा। तो अभी मैंने बोला सर 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी मुझे हर 50th ट्रांजैक्शन वो मेरा सैंपल रहेगा। बट सर स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट आपकी मर्जी, आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट करना, 1 से करो। सर नहीं मुझे 5 अप्रैल से करना, भाई तू 5 से कर। सर नहीं मुझे 10 से करना, भाई तेरी मर्जी, जहां से करना वहां से स्टार्ट कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू जहां से स्टार्ट करेगा वहां से 50th ट्रांजेक्शन फिर तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो तुमने स्टार्ट कर दिया 5 अप्रैल से, तो 5 अप्रैल का पहला ट्रांजेक्शन आपका सैंपल बन जाएगा। उसके बाद में ये 50वां 50th ट्रांजेक्शन, 50th सर 50वें दिन का बोल रहे हैं क्या? नहीं, 50th नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये मेरा बन जाएगा सेकंड सैंपल। इसके बाद वाला 100 नंबर का ट्रांजैक्शन, 100th ट्रांजैक्शन तीसरा सैंपल, 150वां ट्रांजैक्शन चौथा सैंपल, ऐसे सर आ जाएंगे मेरे 10 सैंपल। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहा है कि आपको एकदम अच्छे से? सर ऐसे मेरे बन जाएंगे 10 सैंपल्स, ये 10 सैंपल्स फिर मैं टेस्ट करूंगा। मुझे बोलो सर इसमें झोल नहीं हो सकता? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। क्यों सर? ये पहले ट्रांजैक्शन में हो सकता है, यस, ये पहले ट्रांजैक्शन में मान लो ये आपका चाचा का भतीजा का ट्रांजैक्शन है तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया, बट भाई इसके बाद तो तेरे हाथ में नहीं है कुछ, 50वां कौन सा रहेगा, 150वां कौन सा रहेगा, 200वां कौन सा रहेगा, 250वां कौन सा रहेगा, ये तेरी मर्जी को नहीं, अभी नहीं चलेगा। तो पहले के लिए तुझे जो करना कर ले, स्टार्टिंग तेरी मर्जी, बाद में तेरी नहीं, बाद में भगवान की मर्जी, सही है, समझ रहे हो? तो ये है सैम्पलिंग इंटरवल मेथड। इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, दोनों में से कोई भी एक नाम यूज कर लेना, कंफ्यूज मत है ना एग्जाम में, नहीं तो कोई बच्चा इंटरवल सैम्पलिंग भी लिख देगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का आंसर लिख देगा, वो एग्जामिनर बोलेगा ये बच्चे ने रट्टा मारा है, नहीं चलेगा, सही है। सिस्टमैटिक सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन मेथड इन विच द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल। ये अभी एग्जाम्पल में देखिए एग्जैक्ट वैसा। फॉर एग्जाम्पल 50, determine starting point within the first 50, each 50th sampling unit thereafter is selected although the starting point may be determined। starting point कौन select करेगा भाई? वो जो determine करने वाला है वो ऑडिटर करेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद में सर उसकी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? एक बार स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, हैप्पीसाइडली वो करेगा, बट द सैंपल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम इफ इट इज डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर रैंडम नंबर टेबल। सही है, चलो। तो वो बोलते हैं कि कभी कभी आपको सर इसमें और भी एक्यूरेसी चाहिए, मतलब पहले वाले में जो झोल हो सकता था ना कि हैप्पीसाइड मुझे स्टार्ट कहाँ से करना, तो इसके लिए भी आप क्या कर लो, कंप्यूटर पे जाके गूगल पे जाके क्या कर लो, एक रैंडम नंबर जनरेटर करके यूज करना एंड देख लो कि उसमें कौन सा देता है। उसमें अगर बोला कि 5th ट्रांजैक्शन लो तो 5th ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करो, तो अभी ये भी कंप्यूटर ने डिसाइड किया कहाँ से स्टार्ट करना है, तो और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगा सिलेक्शन में, सही है, और ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी नहीं बोल सकता, प्रॉपर वर्ड रिलायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग मेथड इन प्रैक्टिकल लाइफ, मॉनिटरी यूनिट एंड रैंडम सैम्पलिंग। मैंने मेरे रेगुलर क्लास में बोला हुआ है कि ये दोनों सैम्पलिंग कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। यूजुअली जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तब हम यूज करते थे रैंडम सैम्पलिंग इन डेलॉइट, सही है, यूजुअली ऐसे ही होता है सब जगह पे मेजरली। तो रैंडम सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसका लॉजिक भी बोला था कि वहां पे रैंडम क्यों, वहां पे एमयूएस क्यों नहीं, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में एमयूएस क्यों, वहां पे रैंडम क्यों नहीं, ये लॉजिक्स मैंने बोला था रेगुलर क्लास में भैया, समझ रहे हो? अभी एकदम अच्छे से ध्यान रख लो। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग क्या होता है सर? ये कुछ नहीं है, एक ऐसा होता है जहां पे वैल्यू वेटेड सिलेक्शन रहता है। इसको मैं और एक नाम देता हूं जिसको बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, इधर नाम दिया हुआ है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मेथड, समझ रहे हो? तो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग नथिंग बट वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मेथड इन विच द सैंपल साइज, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स इन कंक्लूजन आर मॉनिटरी अमाउंट्स। जब मैं सैंपल साइज सिलेक्ट करता हूँ वो मॉनिटरी अमाउंट्स के बेसिस पे होता है, इज्जत दिया जाता है जिसका वैल्यू ज्यादा, उसमें रिस्क ज्यादा, उसमें रिस्क ज्यादा तो उसको सिलेक्ट करने का अधिकार ज्यादा। तो यहाँ पे मेरा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन आएगा क्या? नो सर, here there will not be the equal chance of selection। इसके कुछ प्रैक्टिकल अगर मैं देखूं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैंने मेरे रेगुलर क्लास में बताए थे, एक बार फटाफट बताता हूं, ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं आएगा बिकॉज एडवांस लेवल चीज है, बट अच्छे से ध्यान रख लो अगर किसी को ध्यान आना है तो। रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है। रिस्क एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, मतलब कंट्रोल रिस्क भी इसमें कंसीडर किया जाता है, समझ रहे हो? तो कंट्रोल रिस्क भी बहुत अच्छे से कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड फैक्टर कंसीडर होता है मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कंसीडर होता है, और कौन सा मटेरियलिटी सर? ये कंसीडर होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी,
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसके बाद में कंसिडर किया जाता है तीसरा चीज कि आप कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हो क्या, रिलायंस ऑफ कंट्रोल्स। तो अगर याद है इंटरनल कंट्रोल्स के चैप्टर के वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया था कि कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा, क्या फैक्टर्स रहेंगे, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, वो चैप्टर में रिवीजन में वीडियो में जाके देख लेना। रिलायंस ऑफ कंट्रोल्स आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मैटर करेगा, बिकॉज अगर रिलाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे सैंपल साइज ज्यादा आएगा, अगर रिलाई कर रहे हो तो सैंपल साइज नॉर्मल आएगा, समझ रहे हो। एंड देन आपका बनता है पॉपुलेशन का साइज कितना है, दिस इज द फोर्थ फैक्टर। ये चार फैक्टर को कंसीडर करके प्रैक्टिकल लाइफ में एमयूएस रन किया जाता है कंप्यूटर में, विच वी यूज टू डू इन डेलॉइट। जब मैं काम कर रहा था ये चार फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, रिलायंस ऑन कंट्रोल्स एंड पॉपुलेशन साइज कितना है। पॉपुलेशन का साइज माने पॉपुलेशन का अमाउंट, मतलब जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो जीएल का टेस्टिंग का अमाउंट कितना है, समझ रहे हो। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ वाली चीज है, बट ध्यान रख लेना जब काम करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे याद करोगे। नेक्स्ट हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। अभी तक सब हमने तीनों मेथड देख ले, मेरे साथ फटाफट बोलोगे। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में दो चीजें, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेकंड सैम्पलिंग इंटरवल और द सिस्टमैटिक सैंपल, इंटरवल सैम्पलिंग और द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एंड थर्ड मेथड मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। ये तीनों मतलब चार मेथड्स बोलेंगे, पहले इसमें दो पार्ट ना, तो ये चारों मेथड से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के। देन नेक्स्ट दो मेथड आते हैं नॉन सिस्टमैटिक, सॉरी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के चारों मेथड थे, और ये है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये नॉन स्टैटिस्टिकल है, समझ रहे हो। पहला नॉन स्टैटिस्टिकल का हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, मन में इच्छा आई जिसका भी नाम लिया, भगवान का नाम लिया, एक नाम दिखा राम करके कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, राम कस्टमर का नाम है, भाई भगवान का नाम है सिलेक्ट कर लो, एकदम बढ़िया हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। भाई कोई लड़की का नाम है और वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, चलो सिलेक्ट कर लो, नहीं एक्स का नहीं करेंगे, ठीक है अभी की है, चलो उसको सिलेक्ट कर लो। अरे भाई जो भी मर्जी आपकी, मतलब मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करो, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, समझ रहे हो, जहां पर कोई जिंदगी का टेक्निक फॉलो नहीं करता, जो मन में आया वो कर लिया, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट ब्लॉक सैम्पलिंग, ये बहुत टाइम पास होता है, इसको इज्जत ही नहीं देता प्रैक्टिकल में, क्यों, वो बोलते हैं देख लो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया वही कंसिडर करता हूं, तो बाद में रेफर करोगे तो ईजी हो जाएगा। टेक द फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस, इसमें क्या करते हैं, जो भी मेरे इनवॉइसेस रहेंगे, अभी 500 ट्रांजेक्शन है ना, तो 500 ट्रांजेक्शन में से पहले 200 ट्रांजेक्शन ले लो, बोले 200 ट्रांजेक्शंस ले लो, एंड ये 200 ट्रांजेक्शंस का एक ब्लॉक बन गया। अभी इसमें क्या करो, अलग अलग ब्लॉक्स बनाओ। अगेन फ्रॉम द सेल्स डे बुक इन द मंथ ऑफ द सितंबर, अल्टरनेटिवली टेक एनी 4 ब्लॉक्स ऑफ द 50 सेल्स इनवॉइसेस। अब ये 200 ट्रांजेक्शंस लिए, इसमें 4 ब्लॉक्स बनाओ बोल रहे हैं, कोई भी आपकी जो मर्जी है, 50-50 के 4 ब्लॉक बनाए, ये 50, ये 50, ये 50 और ये 50। अभी देखो इज्जत देखो इसकी, इधर इसकी इज्जत निकल जाती है। इसके बाद जो बोलते हैं कि देयरफॉर वंस द फर्स्ट आइटम इन द ब्लॉक इज सिलेक्टेड, द रेस्ट ऑफ ब्लॉक फॉलोज द आइटम्स टू द कंप्लीशन। वो बोलते हैं कि अभी ये ब्लॉक्स में से सैंपल सिलेक्ट करोगे आप लोग। अभी क्या करोगे, ये जो 4 ब्लॉक किए, इसका पहला ट्रांजैक्शन जो है उसको सिलेक्ट करोगे एंड उसको फॉलो कर दोगे, उसको टेस्ट कर दोगे, बाकी जो 49 है उसको टेस्ट नहीं करोगे। एंड ये 49 जो होता है, एज्यूम कर रहे हो कि एक जो ट्रांजैक्शन है ये जिसको फॉलो करता है एग्जैक्टली वैसा ही 49 ट्रांजैक्शन है। भाई क्या मर्जी है, ये किसी एबीसी पार्टी का था, ये किसी पीक्यूआर पार्टी का है, किस बात की मर्जी लगा रहे हो, दोनों का कुछ संबंध नहीं है, फिर भी आप एज्यूम कर रहे हो कि पहला ट्रांजैक्शन जो है वही फॉलो कर रहे हैं, बाकी के सभी ट्रांजैक्शन 49। तो सर लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता प्रैक्टिकल लाइफ में ब्लॉक सैम्पलिंग, समझ लियो। चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, BER, जो भी करना है, जितने स्टार लगाने सब लगा दो। सैम्पलिंग रिस्क, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चलो देख लो मेरे साथ फटाफट। सर ये बोलता है कि एक ऐसा रिस्क है कि जहां पे मैं अगर सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करके कंक्लूजन दूं, तो जो मेरा कंक्लूजन होगा शायद वो कंक्लूजन अलग होगा एज कंपेयर टू अगर मैं पूरा 100% टेस्टिंग करके देता। तो क्या बोले, अगर मैं पूरा 100% टेस्टिंग करके ओपिनियन देता, कंक्लूजन देता, तो वो कंक्लूजन कुछ अलग होता, एंड सैम्पलिंग बेसिस पे करके दिया वो कंक्लूजन कुछ अलग है। ये जो रिस्क है ना, इसको बोले सैम्पलिंग रिस्क। लुक एट दिस, कैसे लिखना एग्जाम में, द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड अपॉन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वेर सब्जेक्टेड टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैं पूरा पॉपुलेशन का सेम ऑडिट प्रोसीजर से टेस्टिंग करता तो कंक्लूजन कुछ अलग रह सकता है एज कंपेयर टू जो मैंने सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करके कंक्लूजन दिया। ये जो रिस्क है इसको बोले सैम्पलिंग रिस्क। सही है, ये सैम्पलिंग रिस्क के वजह से दो टाइप के
इरोनस कंक्लूजन जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो टाइप के इरोनियस कंक्लूजन्स, मतलब सर जिसमें कोई तथ्य नहीं ऐसे कंक्लूजन जाएंगे। पहला कंक्लूजन, इसका मैंने टेबल बनाया था बच्चा, एकदम अच्छे से ध्यान रख लो, इसका टेबल बनाया था, बाद में मैं रिवाइज करा के दूंगा फटाफट से, इसका टेबल जो बनाया था याद कर लो। सर पहला टाइप का इरोनियस कंक्लूजन जाता है पहला टाइप का इरोनियस कंक्लूजन जाता है जहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, टीओसी एंड टीओडी। देन सेकेंड चीज आता है, एकदम अच्छे से ध्यान दे दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसका टेबल बना के फिर से टाइम लेके बोल रहा हूं आपको। मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगा और मैं अभी इज्जत से आपको फटाफट से रिवाइज करा के दे दूंगा। चलो देख लो, पहला टाइप का इरोनस कंक्लूजन, सेकेंड टाइप ऑफ इरोनस कंक्लूजन। पहले टाइप में मैंने बोला टीओसी के लिए एंड टीओडी के लिए, टीओसी एंड सब्सटेंटिव बोल देता हूं। सेकेंड इसमें भी टीओसी एंड सब्सटेंटिव। सर ये क्या कर रहे हो, देखते जाओ भैया, देख लो। ये दिमाग में बैठ चुका है, ये टेबल मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो, नहीं चाहिए ऐसा कुछ, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे टेबल अवेलेबल है, देख लो, बहुत सारे ग्राफ्स, चलो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, फ्लो चार्ट्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह अवेलेबल है। देख लो ऑडिटर क्या बोल रहा है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, दो चीजें। ऑडिटर क्या बोल रहा है, ये सैम्पलिंग रिस्क के वजह से होगा जोल सब। अभी सब्सटेंटिव के जगह में टीओसी लिख दूं बिकॉज मैं सैम्पलिंग रिस्क ले रहा हूं, तो टीओडी लिख देता हूं बिकॉज सैम्पलिंग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो आते हैं ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर, तो इसीलिए मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स लिखा, बिकॉज एनालिटिकल में थोड़ी ना सैम्पलिंग होगा, तो मैं सैम्पलिंग की बात कर रहा हूं इसलिए टीओडी लिखा। समझ रहे हो, लॉजिक से बात करो सब चीजें। नेक्स्ट, ऑडिटर ने बोला, पहला इरोनियस कंक्लूजन देखो, ऑडिटर ने बोला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इफेक्टिव है सभी कंट्रोल्स, बट एक्चुअल में नॉट इफेक्टिव है सब। सब लॉजिक से दिमाग से सोचो, ऑडिटर ने बोला कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, जितना मैंने टेस्टिंग किया उस बेसिस पे कंट्रोल्स इफेक्टिव है, कोई झोल नहीं है, कंट्रोल सब अच्छे से परफॉर्म हुए हैं। बट एक्चुअल अगर 100% रहता, मतलब एक्चुअल मतलब क्या बोलूं, इफ 100% टेस्टिंग वुड हैव बीन डन, अगर 100% टेस्टिंग करते, इफ 100% टेस्टिंग वुड हैव बीन परफॉर्म्ड, अगर पूरा टेस्टिंग करता सर 100% सभी ट्रांजैक्शंस का, तो पता लगता कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज तूने जो सैंपल 10 पे बेसिस पे टेस्टिंग किया कंट्रोल्स का, उसमें तो कुछ झोल नहीं पता लगा, इसलिए तूने इफेक्टिव बोला। बट भाई 100 और ट्रांजैक्शंस थे, टोटल 110 थे, तो ये 100 ट्रांजैक्शंस में से 5 ट्रांजैक्शंस में झोल हुआ है, कंट्रोल फॉलो नहीं हुआ है, तो नॉट इफेक्टिव। अगर मैं पूरा करता तो मुझे पता चलता कि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। समझ रहे हो, क्लियर विद दिस। तो पहला इरोनियस कंक्लूजन, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सर ऑडिटर बोल रहा है कि इफेक्टिव है, बट एक्चुअल अगर 100% टेस्ट करते तो पता लगता कि नॉट इफेक्टिव है। सेकेंड टाइप ऑफ इरोनियस कंट्रोल्स टीओडी के केस में, सॉरी पहले टाइप में टीओडी का देख लो, अभी सेकेंड टाइप में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करोगे आप, कि सर टीओसी में ऑडिटर बोल रहा है कि नॉट इफेक्टिव है, बट सर एक्चुअल में इफेक्टिव है, मतलब ऑडिटर ने जो सैंपल टेस्ट किया उसमें कुछ तो झोल किया, मतलब ऑडिटर की गलती हुई, नहीं तो ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन मिला वो गलत मिला, बिकॉज जो एक्चुअल में इफेक्टिव है उसको ऑडिटर कैसे नॉट इफेक्टिव बोल सकता है। याद करना मेरा रिस्क असेसमेंट वाला वीडियो रिवीजन का, अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो फिर से देख लेना वो चीजें। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि फटाफट बाकी की भी चीजें जो अपलोड की हुई है फटाफट देखते जाओ जैसे ही अपलोड होता है, तो इसे लिंकिंग में ध्यान आता है। तो रिस्क असेसमेंट में मैंने बोला था ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें से वन ऑफ द पार्ट है ये कि ये चीज इंक्लूड नहीं होगा, ये सेकंड टाइप ऑफ इरोनियस कंक्लूजन। समझ रहे हो। नेक्स्ट, ये बहुत रेयर होता है कि ऑडिटर बोलता है भाई इफेक्टिव नहीं है, बट एक्चुअल में इफेक्टिव रहता है, मतलब ऑडिटर को कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन मिला। अभी टीओडी में क्या होगा, टीओडी में ऑडिटर बोलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। सर ये भी तो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। क्यों? बिकॉज सैंपल के बेसिस पे भाई 10 सैंपल टेस्ट किए, नहीं मिला कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मैंने बोल दिया सब सही है। बट भाई 50 और ट्रांजैक्शंस थे, तो 50 क्या मैं 500 और ट्रांजैक्शंस थे मान लो, तो 500 ट्रांजैक्शंस में से सर ये जो टेस्ट नहीं किए 10 के बेसिस पे मैंने बोल दिया कि 500 भी सही है, बड़े 500 में से 5 ट्रांजैक्शंस अगर खराब निकले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहा तो अगर मैं पूरे 100 करता, 510 पूरे ट्रांजैक्शन टेस्ट करता, तो मुझे पता चलता कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो। तो ये मेरा बना। अभी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दो यहाँ पे कि ऑडिटर बोलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट एक्चुअल में तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है सर।
ये जो एक्चुअल वाला सिनारियो है इसमें तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब ऑडिटर अगेन कुछ तो झोल कर रहा है सर। एक तो ऑडिटर खुद का दिमाग बहुत ज्यादा ही लगा रहा है गलत तरीके से, नहीं तो ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन मिला वही गलत है और उसके बेसिस पे गलत कंक्लूजन जा रहा है जो एक्चुअल में इफेक्टिव है, और ऑडिटर को इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिला। यहाँ पे रीजन दो हो सकते हैं। ऑडिटर को एक तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिला, इनसफिशिएंट के बेसिस पे उसने बोल दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉपर रीजन रहेगा। नहीं तो मैं सेकंड वाला एक एकदम टाइम पास के लिए बोल देता हूं कि ऑडिटर ने बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाया, गलत दिमाग लगाया। तो रॉन्ग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉन्ग ऑडिट प्रोसीजर और रॉन्ग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? तो ये इसके रीजंस होते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ इरोनस कंक्लूजन क्यों आता है, उसके रीजन ही है। समझ रहे हो? चलो, तो सर अभी इसमें क्वेश्चन क्या बनता है भैया, और एक इसमें याद रखना है कि इसके वजह से क्या क्या अफेक्ट होगा। भाई जब मैं बोलता हूं कि मेरा पहला टाइप ऑफ इरोनस कंक्लूजन आता है तो इसके वजह से अफेक्ट होता है ऑडिट का इफेक्टिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में भी बन सकता है। एंड सेकेंड वजह से अफेक्ट होता है मेरा इफिशियंसी ऑफ ऑडिट। अभी नाम से ही पता लगेगा भाई इफेक्टिवनेस क्यों, बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट ऑडिट कंक्लूजन जा रहा है, इनएक्यूरेट ऑडिट कंक्लूजन जा रहा है, इनएक्यूरेट ऑडिट ओपिनियन जा रहा है। इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन बोलता हूं मैं, इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ये जरा प्रॉपर वर्डिंग रहेगा। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, समझ रहे हो? इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जाता है, इसके लिए बोलता है कि आपका ऑडिट का क्वालिटी बिगड़ गया तो इफेक्टिवनेस खराब हो गया, क्वालिटी बिगड़ गया। तो इफेक्टिवनेस माने क्या सर? क्वालिटी बिगड़ गया। क्वालिटी क्यों बिगड़ा? बिकॉज आपने ऑडिट ओपिनियन को झोल कर दिया सर, गलत दे दिया। कैसे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोल दिया, बट एक्चुअल में करता है सर। और कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है एक्चुअल में, बट आपने बोल दिया इफेक्टिव है, तो गलत ओपिनियन दिया। नेक्स्ट सर, ये इफिशियंसी क्यों करता है? बिकॉज आप बोल रहे हो कि इफेक्टिव नहीं है बट एक्चुअल में इफेक्टिव है, तो मैनेजमेंट आपकी बात मानने वाला है क्या? आप बोल रहे हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है बट एक्चुअल में नहीं करता, तो मैनेजमेंट आपकी बात मान लेगा? नहीं, वो बोलेगा भाई तुम और सैंपल टेस्ट करो तो आपको पता लगेगा, और कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई सच में तो है नहीं। तो वो और जो एडिशनल वर्क करना है उसके वजह से ज्यादा टाइम कंजम्पशन होगा। एडिशनल वर्क करना है तो उसके वजह से एक्स्ट्रा टाइम कंजम्पशन, एंड एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमशन करना है मतलब सर मेरा इफिशियंसी खराब होएगा। एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा वर्क के वजह से मेरा इफिशियंसी डाउन हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम लेके मैंने आपको ये समझा दिया है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर विद दिस? तो चलो फटाफट यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लो एंड लिख के ले लो और फटाफट से पढ़ लो इसको, ठीक है बेटा? एकदम अच्छे से। चलो बस कुछ ही पार्ट बचा है आपका, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या बोला कि भाई सैंपल सिलेक्ट करने की वजह से कुछ अलग ही ओपिनियन जा रहा है, और क्या टाइप के ओपिनियन जाते हैं वो अपन ने देख लिया अभी। नेक्स्ट नॉन सैम्पलिंग रिस्क, इसका एग्जैक्टली उल्टा बोलते हैं कि जो ऐसा रिस्क है कि ऑडिटर रीचेस एन इरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। तो सैंपल की वजह से छोड़ दो सर, अदर देन सैम्पलिंग की वजह से जो भी आपका गलत कंक्लूजन जाता है उसको बोले नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जैसे कि ह्यूमन मिस्टेक हुआ सर। नेक्स्ट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सैंपल रिजल्ट, कि सैंपल ने कुछ बोला और मैंने कुछ गलत ही समझ लिया, दिमाग ही नहीं लगाया, या झगड़ा होके बेटा तो काम ही ठीक से नहीं किया, मन ही नहीं लग रहा था, तो ये चीजें होगी नॉन सैम्पलिंग रिस्क में। नेक्स्ट अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। भाई जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो छोड़ दो, मैंने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। रेवेन्यू का एक्यूरेसी टेस्टिंग करना है, मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा कंप्लीटनेस की, कैसे अचीव होगा भाई तेरा ऑब्जेक्टिव जिंदगी में? नहीं होगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नेक्स्ट रिलाइंग ऑन द इरोनियस इंफॉर्मेशन, इरोनियस कंफर्मेशन, कुछ गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लिया तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, तो ये रिस्क नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सोर्सेस वाला भी, इसको भी मार्क कर लेना, BER, सोर्सेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क। समझे? चलो आ जाओ बेटा फटाफट से लास्ट कुछ पार्ट पे, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। लास्ट पार्ट है एवैल्यूएशन ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, कि भाई जब मैं सैंपल्स का टेस्टिंग करता हूँ और उससे जो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको कैसे इवैल्यूएट करूंगा। 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि वो सैंपल के एरर का एनालिसिस करो, सबसे पहले
सैंपल के जो एरर मिले भाई, जो झोल मिला सैंपल में, उसको एनालाइज करो सबसे पहले। ऑडिटर फर्स्ट डिसाइड वेदर एन आइटम इज एन एरर और नॉट बाय यूजिंग द जजमेंट। पहले वो एरर है या नहीं है वो देख लो, एनालाइज करो। इफ द ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक सैंपल आइटम कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है तो ऑडिटर में अडॉप्ट द अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो। एंड कॉमन ट्रेंड देखो सर एरर का है क्या, इफ देयर इज एनी कॉमन ट्रेंड, अगर कुछ कॉमन ट्रेंड मिलता है कि भाई सेम टाइप की एरर हुई है, सेम टाइप की गलतियां हुई है, तो ही में कैरी आउट द एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर इन दैट एरिया, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करो सर, एक्सटेंडेड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करो। देन प्रोजेक्ट करो सर एरर को, प्रोजेक्शन ऑफ एरर्स। प्रोजेक्शन मतलब सर वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एकदम अच्छे से ध्यान दो। 500 ट्रांजैक्शन है मेरे पॉपुलेशन में, उसमें से मैं टेस्ट कर रहा हूं, सैंपल साइज है मेरा 10 का, सैंपल साइज सही है। 10 सैंपल्स टेस्ट करके मुझे पता लगा कि ये 10 सैंपल्स टेस्ट किए मैंने, और ये 10 सैंपल्स में से मुझे जो एरर मिला, इसमें एरर का अमाउंट था, मतलब मिस स्टेटमेंट बोलता हूं अभी, वो एरर या फ्रॉड कुछ किसी के भी वजह से हो सकता है, इसका मिस स्टेटमेंट का अमाउंट मिला 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए की गलती हुई है ये 10 सैंपल्स में। सर अगर 10 सैंपल्स में 1 लाख तो 500 में कितना, अगर 10 में 1 लाख तो 500 में कितना, सिंपल प्रोपोर्शनेट करो। 10 कैसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 10 में 1 लाख तो 500 में कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो एंड निकाल लो सर अमाउंट, समझे। तो 500 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 मतलब सर 50 लाख, तो ये बना सर मेरा 50 लाख का प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहा है कि आपको बोलते नहीं हो यार आप लोग मुझे, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। एक्चुअल में अगर लॉजिकल बोलूं तो इसमें पूरा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं आएगा, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट बनेगा मेरा 50 लाख माइनस 1 लाख, बिकॉज ये है आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, और आइडेंटिफाइड में से मेरा प्रैक्टिकली सर लॉजिकली 49 लाख इज द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये 49 लाख का प्रोजेक्शन हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग? एंड देन सर मेरा आइडेंटिफाइड 1 लाख था, 50 लाख का टोटल प्रोजेक्शन हुआ है, कैसे, उसमें से 1 लाख रुपए मेरे आइडेंटिफाइड है तो 49 लाख बचता है, सही है। या 49 लाख एक्चुअल में हो सकता है क्या, नहीं सर पता नहीं, हम तो सर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बस प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं। ये है प्रोजेक्शन ऑफ एरर। ये क्यों करना पड़ता है भाई, कैसे ओपिनियन देगा नहीं तो तू तो ऐसा मानता है क्या कि 10 सैंपल्स में 1 लाख का गलती है मतलब बाकी के 490 में कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। 10 में ही गलती मिला तो 490 में होने का तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या सभी टेस्ट करेंगे, नहीं, अपन सिंपल प्रोपोर्शन करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ एरर्स करो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग एन एरर। मुझे बताओ ये चीज अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में होएगा क्या, नहीं सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में तो झोल मिल गया या इनइफेक्टिव कंट्रोल, ये चीज होएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। नेक्स्ट, अरे 1 मिनट, क्या हो रहा है इसको, मेरे साथ काम ही नहीं कर रहा है ठीक से। हाँ चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। लास्ट पॉइंट, after establishing an error the auditor should project the possibility of the error to entire population and consider the qualitative aspects of error found। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, ये 1 लाख रुपए जो आइडेंटिफाई किया, इसमें से मान लो पता लग गया कि 50,000 का गलती सिर्फ एक कस्टमर के वजह से हुआ है, वो रिपीट नहीं होने वाला, क्या बोले, वो एनोमली है, ये बोले सर एनोमली, एनोमलियस मिस स्टेटमेंट कि जो रिपीट नहीं होएगा, एक्सेप्शनल है, क्या बोले, एक्सेप्शनल है। तो मुझे बोले ये एनोमलियस जो है उसको अपन कंसीडर करेंगे क्या, नहीं सर, इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे प्रोजेक्शन करने के लिए। तो प्रोजेक्शन करने के लिए जो बचा हुआ 50,000 है ना, इसी को सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे, इसी को प्रोजेक्ट करेंगे। अगर 1 लाख 10 में 50,000 तो यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसे होएगा, अगर 10 ट्रांजैक्शन में 50,000 का नॉन एनोमलस, इसको बोलते हैं नॉन एनोमलस और इसको बोले एनोमलस, जो सर एक्सेप्शनल है, जो रिपीटेटिव नहीं है, नॉन रिकरिंग, इसको और एक नाम दे सकते हैं नॉन रिकरिंग। तो 10 में अगर 50,000, यहाँ पे कौन से लेंगे, सिर्फ नॉन एनोमलस लेंगे, ये 50,000 जो है ये सिर्फ नॉन एनोमलस है, तो मतलब ये रिकरिंग है, नॉन एनोमलस और रिकरिंग जो भी बोल दो। तो सर 500 में कितना, अभी सर 500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10 करो, 25 लाख, तो ये बनेगा आपका 25 लाख प्रोजेक्टेड, समझे, समझ रहे हो। और एक्चुअल अगर देखे तो सर मेरा 25 नहीं सर 24.5 लाख, 24.5 नहीं सर सॉरी
24 लाख, बिकॉज 25 में से मैं पूरा 1 लाख निकाल दूंगा ना, तो 1 लाख आइडेंटिफाइड और 24 लाख का सर प्रोजेक्शन हुआ है। समझ लिए? क्लियर विद दिस? समझा? ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में सर लास्ट पॉइंट, अगर ऐसा कुछ झोल होता है, अगर आपको ऐसा पता लगता है, तो सैम्पलिंग रिस्क को रीअसेस करो। जो अपने पहले सैम्पलिंग रिस्क डिसाइड किए थे उससे सर एक्चुअल में बढ़ रहा है क्या रिस्क, अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड द ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर द वेदर द एरर्स इन द पॉपुलेशन एक्सीड द टॉलरेबल एरर। भाई जितना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ उससे बढ़ रहा है क्या, अगर बढ़ रहा है, इन केस इट डज, ही हैज टू रिवाइज द सैम्पलिंग रिस्क। तो सैम्पलिंग रिस्क को रिवाइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सैम्पलिंग रिस्क बढ़ जाएगा। एंड अगर सैम्पलिंग रिस्क बढ़ गया है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर को, एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एंड अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। समझे? आई होप गाइज ऐसे 530 आपको क्लियर हो गया है। ये पूरा चीज बात करता है ऑडिट सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। आर यू गाइज गेटिंग? पूरा ऑडिट सैम्पलिंग का चैप्टर अपना कवर हो गया है अराउंड 1 घंटे में। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको एग्जांपल्स के साथ मैंने रिवाइज करा दिया एकदम अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इफ पसंद आए तो बच्चा प्लीज इस वीडियो को शेयर करना जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हो, एंड लाइक करना वीडियो को तुरंत अभी फटाफट से, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछ लेना, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल में या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछ लेना। सब डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो में अवेलेबल है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने रिवीजन के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तब तक के लिए गुड बाय।